भारत की उड़ान में आप सभी की भूमिका, आप सभी की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से आप सभी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसी वजह से आज हमारा जो भारत है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे पहले नंबर पर लाएं। और इसके लिए आप सबकी जो भूमिका है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले उपकार जी, मेरा सवाल आप ही से है, क्योंकि न्यू स्वान ग्रुप से आप हैं, तो किस तरह से डेवलपमेंट में, भारत के डेवलपमेंट में आपकी कंपनी काम कर रही है और क्या क्या आपके विजन है, किस तरह की चुनौतियां इस समय आप देख रहे हैं? हम एग्रीकल्चर मशीनरी बनाते हैं और एग्रीकल्चर मशीनरी में जो सबसे ज़रूरी है वो लो कॉस्ट पे और हाई एफिशिएंट मशीन्स हमें फार्मर को देनी है, ताकि और ऐसी मशीन जो काम करते हुए कभी रुके ना। उसके लिए हमारा जो इंटरनल R&D डिपार्टमेंट है उसको हमने काफ़ी स्ट्रेंथन किया है और जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जो हमारा प्लांट है वो वर्ल्ड क्लास प्लांट है। उसमें जो पाउडर कोटिंग होता है, उसमें जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि जो इंटरनेशनल क्वालिटी का मटेरियल इंडियन प्राइस पे हम फार्मर्स को दें, ताकि उनको जो है वो बेस्ट शील्ड ले पाए और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बढ़ सके। बिल्कुल। आयुषी जी, जिस तरह से फिगो इंडिया काम कर रहा है काबिले तारीफ है, और एक आप महिला है, एक महिला के तौर पर आप आज इस मंच पर हैं और करोड़ों महिलाओं के लिए आप एक इंस्पिरेशन भी है। तो जिस तरह से आपने इस कंपनी में कदम रखे, क्या फील आपने किया है? इसके अलावा उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आज अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं? ये आप बताइए। इसके अलावा आपकी कंपनी किस तरह से भारत में काम कर रही है, उसके बारे में भी बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो आपने आज का ये जो इवेंट रखा है उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। बहुत अच्छा इवेंट आपने पुल ऑफ किया है एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। मेरे से पहले मैं बताना चाहूँगी मेरी कंपनी के बारे में। फिगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है एंड फिगो इज़ अ ब्रांड इन होम केयर, पर्सनल केयर एंड फैब्रिक केयर कैटेगरी, जहाँ पे हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। एंड ये कंपनी हमने शुरू की 2019 में एंड जो विजन था इस कंपनी को शुरू करने का था वो ये था कि अगर आज एक इंडियन कंज्यूमर प्रीमियम होम केयर एंड फैब्रिक केयर, स्पेसिफिकली ये दो कैटेगरी में प्रोडक्ट्स ढूंढता है, तो उसके पास फॉरेन MNCs के अलावा और कोई इंडियन ऑप्शन नहीं है। ऐसा कोई इंडियन ब्रांड नहीं है जो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड कर रहा हो। एंड इस पर्सपेक्टिव से हमने सोचा ये जो मार्केट में गैप है, इस गैप को फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, हम सिर्फ ये बात नहीं करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आत्मनिर्भर हो। कंज्यूमर गुड एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, जिसमें अगर आज एक नॉर्मल इंडियन कंज्यूमर के घर में 15 कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्ट होंगे स्पेसिफिकली होम केयर या फैब्रिक केयर में, तो उसमें से 10 या 12 फॉरेन MNCs के होंगे। और दिस इज़ द रीज़न वी स्टार्टेड दिस कंपनी। एंड अगर मेरी बात करूं तो आई एम अ बोर्ड मेंबर एंड डायरेक्टर इन द कंपनी। जो फाउंडर है उनका ये विजन था, मिस्टर बालकृष्णा झा, कि जब उन्होंने 2019 में जब हमने स्टार्ट किया, उससे 10 साल पहले जब वो मार्केट एनालाइज कर रहे थे, ही विजुअलाइज दिस ट्रेंड दैट इंडियन कंज्यूमर शिफ्ट हो रहा है प्रीमियम की तरफ। उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स चाहिए एंड जो भी सर्विस प्रोवाइडर, जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइडर ये कैटेगरी फिल कर रहा है, इंडियन कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है। बिकॉज जो भी परचेज कैपेसिटी है इंडियन कंज्यूमर का, उस परचेज कैपेसिटी के विद इन दे आर कंसीडरिंग द बेस्ट। When the founder started this, I used to watch him do this because he's my father. And later, when I joined this company, I realized कि एक्सपेंशन जब हम कर रहे हैं तो अब मार्केट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, राइट? जब हम मार्केट अंडरस्टैंड करते हैं, दैट मीन्स मेरा रिटेलर, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे सुपर स्टॉकर्स, मेरे चैनल पार्टनर्स अक्रॉस चैनल्स, वेदर दे आर ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स पार्टनर्स, जो भी चैनल पे हम स्टेप इन करना चाह रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वो किस तरीके से एक न्यू ब्रांड को जो ये चैलेंज ले रहा है कि हम फॉरेन MNCs के सामने अपने कंज्यूमर गुड्स को सेल करेंगे इन प्रीमियम कैटेगरी विच माइट बी 20 to 30%, उसको किस तरीके से परसीव कर रहा है। एंड इट्स बीन 6 years नाउ एंड वी आर वेरी हैप्पी कि उन्होंने बहुत
अच्छा फीडबैक हमें मिला है अक्रॉस द ट्रेड, अक्रॉस ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द कंज्यूमर्स. Today we have more than 6 lakh repeat customers. I'm just talking about the repeat numbers because we believe those are the customers जिन्होंने 6 साल में हमारा साथ hand holding right from the beginning incorporation of the company देखा है. जब 2019 में हमने कंपनी स्टार्ट की नवंबर में, सडनली कोविड स्ट्रक जस्ट 1 साल के अंदर, and that was the phase we took as an opportunity to improve the research, market research and product quality improve करने में. Later when we entered the market, हमने बहुत सारे trial marketing किए. We tested, a state like Rajasthan, we tested a state like Haryana. हमने बिहार में ट्रायल मार्केटिंग की. हमने देखा कि अगर एक बिहार जैसा स्टेट जिसको टेक्निकली ऐसा माना जाता है, जिसकी परचेज कैपेसिटी कम है, जो कि चेंज हो रहा है, इनफैक्ट ये परसेप्शन चेंज होना चाहिए, प्लस इसमें से बहुत सारे परसेप्शन सही नहीं भी हैं. अगर वो मार्केट मेरे प्रोडक्ट्स जिसको मैं प्रीमियम प्रोडक्ट एक प्रीमियम प्राइस पे सेल कर रही हूँ बट अफोर्डेबल रेट पे सेल कर रही हूँ, क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं? एंड एवरी मार्केट से एक्सेप्टेंस आई. एंड टुडे द सिचुएशन इज दैट कि हम जब आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ, वी हैव फोकस्ड अपॉन इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे हम किसी भी थर्ड पार्टी से अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनवाते हैं. रादर वी हैव अवर ओन फैक्ट्री. एक फैक्ट्री एक यूनिट से हमने स्टार्ट किया था सिलवासा में, एंड टुडे वी हैव डन सक्सेसफुल ट्रायल लॉन्च ऑफ अवर अंबाला फैक्ट्री that is spread across 14 acres and जिसकी capacity is almost 2 lakh metric tons per year in this consumer good category. अगर first point billing के हिसाब से देखने जाएंगे, that comes to around probably 1500 to 2000 crores per year. So ये journey हमारी अभी तक रही है, and commitment to quality is something we take seriously, and not just, it is not a marketing gimmick that people must just use to promote their products, but take it seriously. And that's what Figo India has stood by and is going to stand by and is doing right now. बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है कि जिस तरह से क्वालिटी की आपने बात कही, तो क्वालिटी वो लोगों को मिले ताकि ये बिलीव रहे, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि विदेशों पर या फिर एमएनसीज कंपनीज जो होती हैं उन पर ज़्यादा भरोसा रहता है. तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो कंपनी है वो इस पूरे पर्सपेक्टिव को बदले इंडिया में. अब मैं अशोक सेठी जी आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि हम 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, विकसित भारत हमें बनना है, और आपकी कंपनी और हमारे जो सारे पैनलिस्ट बैठे हैं उनकी कंपनी का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहने वाला है. डिजिटल भारत की भी हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की भी हम बात करते हैं. आपकी कंपनी किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ रही है, डिजिटल भारत में, आत्मनिर्भर भारत में? मेरी कंपनी फाइन स्विच गियर है. 52 ईयर हो गए मेरी कंपनी को काम करते हुए, और 52 ईयर ही मुझे काम करते हो गए. क्या बात है. छोटी सी सोच के साथ काम शुरू किया था. बिल्कुल बिल्कुल, तालियां बननी चाहिए इस पर एक बार. आज सोच भी बढ़ गई है और सपने भी बढ़ गए हैं. स्टार्टिंग में यही सोचा था कि नौकरी नहीं करनी, अपना ही काम करना है. उस अपने काम के मध्य सोच से आज हम आपके बीच बैठे हैं. एक अच्छी इंडस्ट्री चला रहे हैं, एक अच्छा देश को रेवेन्यू दे रहे हैं, एक अच्छा लोगों को रोजगार दे रहे हैं. तकरीबन 700 वर्कर मेरे पास काम करता है, जिसमें 90% फीमेल है. क्या बात है, जोरदार तालियां इसके लिए. और हमारी कंपनी की कोशिश यही है कि फीमेल को काम दिया जाए. मेल तो घर से दूर जाके भी काम कर लेगी, लेकिन फीमेल जो घर के पास की है वहीं पे काम करना ज्यादा पसंद करती है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है. एमएसएमई सेक्टर की जो भी इंडस्ट्री है उनकी सोच एक सेपरेट है. जो बड़े इंडस्ट्री है, लार्ज इंडस्ट्री है, उनकी सोच एक अपनी है. उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए सरकार भी सोचती है. लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको खुद अपने पैरों पे खड़े होना है. मुझे याद है कि स्टार्टिंग के 15-20 साल मैंने खुद काम किया है. जैसे वर्कर काम करते हैं ऐसे हम लोग काम करते थे. हमें भी सीखना था भी काम है क्या है.
आज मेरे पास 700 वर्कर काम करता है। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं भी ऐसे वर्करों के बीच बैठ के काम करता था। हमारी सोच को बढ़ाना है, काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं भी छोटे से काम से आज 700 वर्करों को, 700 परिवारों को रोजगार दे रहा हूँ और देश की तरक्की में योगदान भी डाल रहा हूँ और देश को अच्छा रेवेन्यू भी दे रहा हूँ और मार्केट में रेपुटेशन भी अच्छी बनी हुई है। क्वालिटी का सामान बनाते हैं, इस करके यहाँ पे पहुंचे हैं। और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए हम सरकार को बार बार कहते भी है। आज भी हमारे पास मंत्री साहब आएंगे MSME के, मांझी जी, उनसे भी बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक करनी चाहिए। आज हमने कोई गाड़ी लेनी हो तो हमें 2 मिनट लगते हैं लोन पास होने में। यानी कि सरकार का पूरा साथ आपकी कंपनी को है। मैं वही बता रहा हूँ कि 2 मिनट लगते हैं गाड़ी लेने के लिए। जब काम के लिए लोन लेना हो तो उसको टाइम लगता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है। गाड़ी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है लोन लेने का, और बिजनेस के लिए, मशीनरी लेने के लिए उसका लोन का रेट ज्यादा है। हम सरकार से आपके द्वारा कहना चाहेंगे कि इन चीजों को ध्यान में रखें, को इंडस्ट्री को जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो दिए जाए। बिल्कुल। मोहित जी, मैं आप ही से जानना चाहूँ, क्योंकि हमारी जो थीम है भारत की उड़ान, भारत विकास भी कर रहा है हर एक क्षेत्र में। इस वक्त हम देख रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, हर एक सेक्टर में भारत उड़ान भर रहा है। आपकी कंपनी भारत की उड़ान में किस तरह से पंख बनी है? पहले तो धन्यवाद इस शो पे बुलाने के लिए। मेरी कंपनी का नाम SK मिनरल्स एंड एडिटिव्स है। ये खन्ना पंजाब में सिचुएटेड है, विच इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन नियर लुधियाना। आज इस कंपनी को चलाते हुए मुझे 14 साल हो गए हैं, एंड आई कैन प्राउडली से दैट इन अ स्मॉल टाउन वी हैव डन क्वाइट वेल। लास्ट ईयर हमने अपनी कंपनी में 200 करोड़ की टर्नओवर अचीव करी, और मुझे ये बताते हुए खुशी भी होती है कि गवर्नमेंट आज इस तरह के इनिशिएटिव ले रही है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हमारे पास आए और कहते हैं कि जिस तरह की आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम आपको DSIR से रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। तो वी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय DSIR। इसका क्या बेनिफिट हुआ कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस हैं उसका आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। और मैं, जो मेरे साथ पैनलिस्ट बैठे हैं, इन्होंने ये बात कही कि गवर्नमेंट से थोड़ा सा लोन लेने में दिक्कत आती है। मैं इस बात से कहीं थोड़ा सा एग्री भी करता हूँ, बट कहीं डिसएग्री भी करता हूँ। आज जो बैंक्स हैं बड़े सपोर्टिव हैं। अगर आपके पास कुछ अच्छा प्रपोजल है, यू अप्रोच देम और आपकी बात सुनी जाती है। उसी तरह से आज जिस तरह से हम डिजिटाइजेशन में है, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं फ्लेम रिटार्डेंट एडिटिव्स, वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो नॉन हैलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट एडिटिव्स बना रहे हैं। ये ट्रूली मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। पहले तो प्रोडक्ट ये चाइना और यूरोप से इंपोर्ट होता था, तो वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया हु आर डेवलपिंग दिस नॉन हैलोजन फ्लेम रिटार्डेंट एडिटिव्स। और आज उल्टा इंपोर्ट होने की जगह आज हमें थ्रू आउट वर्ल्ड से इंक्वायरीज आ रही हैं। कल कोई सऊदी अरेबिया से, कोई ओमान से हमें अप्रोच कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से आज हम लोग कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे सरकार ट्रेनिंग पे बहुत फोकस कर रही है। सरकार चाहती है कि लोगों को हर जगह रोजगार मिले, तो वो एक इनिशिएटिव लिया गया है। इसके अलावा जो मैं फ्लेम रिटार्डेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट के बारे में मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। 27,000 जाने पिछले साल आग लगने की वजह से गई हैं। वो आग इसलिए लगती है कि जो हमारे इक्विपमेंट्स, आज आप देखिए जिस जगह पे हम बैठे हैं, वी आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय ऑल इक्विपमेंट्स। तो अगर कहीं पे भी आग लगती है, वो आग पकड़ते पकड़ते सब जगह फैल जाती है। तो जो फ्लेम रिटार्डेंट एडिटिव्स बना रहे हैं, ये क्या करता है, एक मौका देता है कि आग को पहले तो लगने ही नहीं देता, और अगर लग भी जाए तो उसको 10 से 15 सेकेंड में बुझा देता है। सो ये जो प्रोडक्ट है विच इज़ गिविंग अ वैल्यू ऑफ लाइफ। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें पूरे थ्रू आउट दी वर्ल्ड इंक्वायरीज आ रही हैं, वो इस वजह से आ रही हैं बिकॉज एवरीवेयर दे वांट टू सेव देयर लाइव्स। सो 1% ऑफ GDP इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस फायर इंसिडेंट्स। तो इसी तरह से हम इनिशिएटिव लेते हुए, और मैं आगे भी चाहूँगा कि हम और इनिशिएटिव लें और कुछ ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करें जो कि मेक इन इंडिया हो, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो। और इसी तरह से मैं चाहूँगा सरकार हम जैसे उद्यमियों को प्रमोट करती रहे। इसी इनिशिएटिव को लेते हुए मैं धन्यवाद। बिल्कुल। मिस्टर अपूर्व अस्ताटी जी, आपकी कंपनी किस तरह से काम कर रही है? क्या आपकी कंपनी 2047 के विजन को लेकर ध्यान में रख रही है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है।
हमें आपकी कंपनी जिस तरह से ग्रो कर रही है वो काबिले तारीफ है, लेकिन हमें भारत के पर्सपेक्टिव से भी समझना होगा कि 2047 तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें विकसित बनना है, तो उसमें आपकी कंपनी का क्या योगदान है, क्या इनोवेशंस है, और रोजगार में आपकी कंपनी किस तरह से लोगों को रोजगार दे रही है। और यह भी मुझे बताइएगा कि आपकी कंपनी में इस समय कितने कर्मचारी हैं। सबसे पहले मैं जी भारत का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मंच को देने के लिए, और सभी एमएसएमईज और सभी उद्योगों के लोग जो यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। मैं अट्रैक्टिव ग्रुप से डायरेक्टर हूँ। मेरे फादर ने 1997 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू किया था और 2010 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था एंड करेंटली आई एम 34 इयर्स ओल्ड। लास्ट 15 इयर्स से मैं इस बिजनेस को देख रहा हूँ एंड टुडे आई वुड लाइक टू प्राउडली से कि हम 15 कंट्रीज में लीडिंग एक्सपोर्टर हैं इन ऑटो कंपोनेंट्स एंड विद द टर्नओवर ऑफ 150 करोड़ फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। Currently we are having employment for 125 people and we are setting up a new export oriented unit in Bhopal which will provide another 200 people employment, which is already for the trial run. Next month it will start production. मैं सभी से एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने 2016 में एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर किया था and currently my 60% to 70% turnovers come from export market in auto components। और एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। हम भोपाल, मैं प्रेजेंटली भोपाल से हूँ और मेरी कंपनी भोपाल में अनकॉर्पोरेटेड है और भोपाल एक ऐसा सिटी है जो इंटरनेशनली लोग उतना नहीं जानते हैं। नॉर्मली जब मैंने स्टार्ट किया था 2016 में, तब किसी से भी अगर मैं मिलता था एक्सपोर्ट मार्केट में तो उनके माइंड में सिर्फ मुंबई और दिल्ली होता था। सो दे यूज्ड टू से आर यू फ्रॉम मुंबई। वो इंडिया से नहीं पूछते थे, वो मुझसे पूछते थे आर यू फ्रॉम मुंबई। तो उसको शिफ्ट करके भोपाल में लाना और भोपाल से 15 कंट्रीज के लीडिंग एक्सपोर्टर बनना, इट वाज अ जर्नी फॉर लास्ट 10 इयर्स, जहां पर हमने हार्डवर्क करके और इस रिजल्ट को पाया। और आज हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट लगा रहे हैं जो कि करीबन 250 करोड़ के टर्नओवर की यूनिट है, जहां पर हम चाइना की प्राइसिंग को बीट कर रहे हैं, जो कि एक चैलेंजिंग टास्क है बिकॉज चाइना का जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसकी प्राइस को बीट करना इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। तो अभी हम उस स्केल पर आने वाले हैं जहां पर हम चाइना की प्राइसिंग को बीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर हमको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में काफी सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट के एंड से मिल रहे हैं। मैं एक छोटी सी चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसा सर ने बोला कि हम कार लोन लेने जाते हैं या टू व्हीलर लोन लेने जाते हैं तो हमें 2 मिनट में लोन मिल जाता है, बट एक एमएसएमई को बहुत परेशान होना पड़ता है उस लोन को लेने के लिए या उस प्रोजेक्ट को समझाने के लिए। उसका एक सिंपल सा रीजन है, बिकॉज अगर हम पीएसयूज बैंक को देखें तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वो हाउसिंग लोन करने में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। मे बी उनकी थॉट प्रोसेस वो है। आज कोई भी एमएसएमई है, जब तक वो फंड नहीं लगाएगा, ही कैन नॉट कॉम्पीट विथ अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स, क्योंकि अब इंडस्ट्री उस लेवल पे नहीं है। देयर इज लॉट ऑफ ऑटोमेशन, चाइना टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, जहां पर टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हैं, जहां पर क्वालिटी और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो एमएसएमई को मीट करना है। अगर वो एमएसएमई मीट नहीं करता है तो ही विल बी नॉट बी एबल टू कॉम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज द डोमेस्टिक मार्केट, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं। अगर हम उस लेवल पे या उस स्केल पे अपनी इंडस्ट्री को चेंज नहीं करेंगे देन वी कैन नॉट फाइट देम। अभी जैसे मैं एक रबर इंडस्ट्री में एंटर कर रहा हूँ जहां पर हम यूनिट लगा रहे हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अब बेसिकली मेरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना है, बट जो डोमेस्टिक प्लेयर्स भी हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। वो उसको अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे देन दे कैन नॉट सर्वाइव। तो मेरा बस आपके माध्यम से गवर्नमेंट से एक यही रिक्वेस्ट है कि हम एक एमएसएमई को इस तरीके से देखें कि वो अगले 200 या 400 या 500 या 1000 परिवार के लिए एक साधन है। उसे ये ना समझा जाए कि ही इज वर्किंग फॉर हिज प्रॉफिट। हमारे प्रॉफिट के लिए वी कैन वर्क विथ स्मॉल इंडस्ट्री ऑल्सो,
बट अगर आज मैं लार्ज इंडस्ट्री के लिए कॉल ले रहा हूं तो आई एम पुटिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन स्टेक फॉर माई सेल्फ। तो अगर वहां पर वो सपोर्ट मिलेगा तो बिल्कुल। वी कैन डू। और मुझे लगता है आज के समय में गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा साथ भी दे रही है अलग अलग सेक्टर्स के, जिस तरह से यहाँ पर अशोक जी ने भी बात कही है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपकी उम्मीदें हैं, जो भी आप सरकार से मांग करें, वो बहुत जल्द पूरी हो। उपकार जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि आपकी कंपनी बहुत बेहतर काम कर रही है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी को भी हमें ध्यान रखना है, स्किल डेवलपमेंट में भी हमें ध्यान रखना है। किस तरह से आपकी कंपनी इसको देख रही है? देखो, न्यूज़मैन जो हमारा कंपनी है, न्यूज़मैन मल्टीटेक लिमिटेड, हमारी ग्रुप कंपनीज है। इसमें हमारे पास कोई 800 के करीब एम्प्लॉइज हैं और टोटल ग्रुप में 4000 के करीब एम्प्लॉइज हैं। इसमें जो हमारा फोकस रहता है, एक तो स्किल डेवलपमेंट पे काफी फोकस रहता है। हम इन हाउस हमारे स्किल डेवलपमेंट सेटअप है, जिसको हम डोजो रूम बोलते हैं जापानीज लैंग्वेज में। और जो भी वर्कर पहले काम करता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आते ही मैक्सिमम आउटपुट उससे ली जा सके। और इसके अलावा भी जो हमारी रेगुलर ट्रेनिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम काफी फोकस करते हैं। इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। और इवन एंड्योरेंस टेस्टिंग, जो भी हम इक्विपमेंट बनाते हैं उसका एंड्योरेंस टेस्टिंग हम थॉरोली करते हैं ताकि फील्ड में जाके कोई फेलियर ना हो, फार्मर का डाउन टाइम ना हो जाए, मशीन का उसका टाइम ना वेस्ट हो। आपने टेक्नोलॉजी की बात की है, जो अभी एमएसएमई की बात मिस्टर सेठी ने भी की है, हमारे दूसरे मित्र ने भी की है। और इसमें क्या है कि जो कंट्री की टेक्नोलॉजी है ना, प्रोडक्ट्स की, जो छोटी इंडस्ट्री है, मीडियम है, लार्ज है, उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है आज की डेट में। और गवर्नमेंट को इसके लिए खास फोकस करना चाहिए। हमारे जो देखो, जो कंट्रीज थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया का भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन माने जाते थे, वो भी आज मैन्युफैक्चरिंग में बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं। और अगर आप कहीं भी जापान, ताइवान कहीं भी जाते हो तो हर इंडस्ट्री के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सेपरेट सेल बना हुआ है। सो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए खास फोकस किया जाए, ताकि जो एमएसएमई और लार्ज इंडस्ट्री की हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो पाए। और हम जो हमारे जो एक्चुअली एमएसएमई का एक विशियस सर्कल है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, उस वजह से वो टेक्नोलॉजी में नहीं इन्वेस्ट कर सकता, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इसकी वजह से वो ज्यादा प्राइसेस नहीं ले पाता। सो ये विशियस सर्कल को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट को स्पेशल सपोर्ट इसमें करनी चाहिए। बिल्कुल। अशोक जी, आपको क्या लगता है, आप कितने सहमत हैं उपकार जी से? उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए, आपके क्या विचार है? बिल्कुल, उपकार जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे काम जो है ना वो गवर्नमेंट के करने वाले होते हैं। हम छोटी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल के लिए पॉसिबल नहीं है। हमें R&D करके सरकार दे, जो भी काम देगी हम कर लेंगे। हमें एक बार कोई चीज दिखा दे, वर्ड की कोई भी चीज दिखा दे, हम कुछ दिनों में उसकी कॉपी करके रख देते हैं। जी। यही चीज होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि अच्छी से अच्छी टेक्निक दे, हमें अच्छी से अच्छी मशीनरी दे। ये सोचे कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। देश ऊपर तभी जाएगा जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। आज गवर्नमेंट ने क्वालिटी के लिए BIS कंपलसरी कर दिया है। तकरीबन मेरा ख्याल कि कोई आइटम छोड़ेगी नहीं गवर्नमेंट जिसके ऊपर ना हो। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये चाइना को रोकने के लिए एक्चुअली तो है। उसके साथ हमारी क्वालिटी भी बनेगी, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, जिससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। प्राइवेटाइजेशन के जो अफसर हैं वो रिश्वत बहुत मांगते हैं। खुले में मैं कह रहा हूं, जी। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। आपने सैंपल पास कराना है तो पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है यदि ऐसी क्वालिटी बनानी है पैसे दे के, तो मेरा ख्याल कि कोई भी यहाँ पे सहमत नहीं होगा। ठीक है, मुझे लगता मैंने है कि BIS से भी बोला है कि आपके डिपार्टमेंट के फोन आते हैं, पैसे मांगते हैं, सैंपल पास कराना है तो पैसे दो। बिल्कुल, ये एक भारत की विडंबना भी है कि आखिर हर काम में पैसा बहुत जरूरी है। रिश्वत की जैसे कि आपने बात की है, और इस पर जाहिर तौर पर काम होना भी चाहिए। मोहित जी, ऐसा कोई सवाल जो मैं आपसे नहीं पूछ पाई हो तो कैमरा आपकी तरफ है, बिल्कुल आप अपनी कंपनी के बारे में रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि वी आर डेवलपिंग फ्लेम रिटार्डेंट एडिटिव्स।
और ये एक न्यू टेक्नोलॉजी पे डेवलप है और काफ़ी टाइम लगता है रिसर्च पे, इनोवेशन पे। तो जैसे सेठी साहब बता रहे थे कि सरकार को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे और ध्यान देना चाहिए, कंपनीज को प्रमोट करना चाहिए कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुछ पैसा खर्च पाएं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बाहर की कंपनीज हैं वो आज इस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग इस वजह से कर पा रही हैं बिकॉज वो R&D पे बहुत इन्वेस्ट करती हैं। जबकि आप देखिए जो आज हमारी इंडियन कंपनीज हैं, अगर उनका बजट देखें, जो उपकार जी भी कह रहे थे कि हमारा MSME का एक विशियस सर्कल है कि उसका एक साइज बहुत छोटा है, उसके पास प्रॉफिटेबिलिटी छोटी है, जिसकी वजह से वो R&D पे पैसे नहीं खर्च पाता। तो अगर सरकार को ये लगे कि ये जो MSME है ये एक रोजगार देने का जरिया है प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, और इनको R&D के लिए पैसा दिया जाए जो कि एक टाइम बाउंड ना होके एक प्रोजेक्ट बेस हो। जैसे अगर आप क्या करते हैं, आप एक सरकार कोई पैसा देती है, लोन देती है, तो वो एक टाइम बाउंड है जिसकी वजह से एक माइंड में प्रेशर चलता है कि मुझे इसको वापस करना है। जबकि कुछ ऐसा हो, कुछ ग्रांट्स हो जहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो और उनको एक टाइम दिया जाए, 10 साल 5 साल, क्योंकि कोई भी रिसर्च है, आप समझिए बिल्कुल स्क्रैच से हम उसको स्टार्ट करते हैं और उसको लेके जाने में 5 से 10 साल बड़े आराम से लगते हैं। आप किसी भी बड़ी कंपनी का अगर आप बैकग्राउंड उठाएंगे तो उसको 20-20 साल 30-30 साल लगते हैं उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में। तो उसी तरह से हम भी चाहेंगे कि जैसे हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारा मन है कि आने वाले वक्त में अपनी कंपनी को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आज वी आर वर्किंग ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जैसे ये प्रोडक्ट बाहर से 100% इम्पोर्ट होता था और हम ये चाहेंगे कि इंडिया में तो हम देंगे ही देंगे और इस प्रोडक्ट को हम बाहर एक्सपोर्ट भी करें, जिससे जो हमारा डॉलर इम्बैलेंस है वो भी कम हो। बिल्कुल, ये तो- बहुत जरूरी भी है। हाँ। बिल्कुल। तो- आयुषी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अब आपकी कंपनी जिस तरह से काम कर रही है फीगो इंडिया, और बहुत सारा कंपटीशन भी है, आपको क्या लग रहा है जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो आपकी कंपनी पर किस तरह से फेथ दिखाए, किस तरह से भरोसा दिखाए, आपके प्रोडक्ट किस तरह से बेहतर है? ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ गवर्नमेंट रिलेटेड डिस्कस हुई, और बिफोर आई कम टू द क्वेश्चन, इफ़ यू अलाउ मी 1 मिनट, मैं उस पर भी कुछ कहना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ जितने दिग्गज बैठे हैं, मैं उनसे काफ़ी पॉइंट्स पे अग्री करती हूँ। सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है, सबके अपने अपने इंडस्ट्री के एक्सपीरियंसेस हैं जिसके थ्रू ये आए हैं और जिसके थ्रू ये बहुत सारे सजेशंस दे रहे हैं टू द गवर्नमेंट एज वेल। एक एस्पेक्ट ये भी है कि बहुत जो स्पेसिफिकली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो एक छोटा एंटरप्रेन्योर है जो निकल रहा है और वो अपनी बिजनेस खड़ा करना चाह रहा है, वो बहुत बार ये तकलीफें फेस करता है कि उसको MSME को क्या स्कीमें मिल रही हैं इसका नॉलेज ही नहीं होता। बहुत बार जनरल पब्लिक तक यही नहीं पता उनको कि अगर उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, अगर उनको स्टार्ट करना है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द स्कीम्स। दूसरा, ease of application to get that scheme. This is something which is very important. Apart from that, जो R&D पे बात हुई, I completely agree with that. Coming to your question कि जो एक इंडियन ग्राहक है वो फीगो इंडिया पे कैसे भरोसा करेगा, सबसे पहले तो ये कि जब मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने ये कहा था कि कमिटमेंट टू क्वालिटी मस्ट नॉट बी अ मार्केटिंग गिमिक. Commitment to quality must be in your actions. And that is the sole purpose where we have focused upon research and development. हम लोग ने जब 2019 में कंपनी स्टार्ट की, उससे पहले 7-8 साल का रिसर्च था, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च, जहाँ पे एनालाइज किया गया कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या चल रहे हैं. क्योंकि एक इंडियन कंज्यूमर को, जैसे सर ने राइटली मेंशन किया था, कि आज के डेट में उसके पास एक्सेस है टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. अगर वो ग्लोबल स्टैंडर्ड आप लोकली एक्सेसिबल उसको नहीं करवा पाते हैं, ही विल ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स, राइट नाउ. एक जो ट्रस्ट फैक्टर होता है, वो ट्रस्ट फैक्टर तब आता है जब एक आपका कंज्यूमर, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे सी दैट यू आर मेकिंग सम एक्शंस, राइट. ट्रस्ट फैक्टर है, और ऐसे में मुझे लगता है कि जो भी हमारे इनोवेशन है, जो भी हमारी कंपनीज है, उन पर करेक्ट. लोग सो जो फॉर है वो, एग्जांपल आज भारत में जो लोग हैं वो Correct. काफी ज्यादा ट्रस्ट करें, मैं उम्मीद यही करती हूँ. ट्रस्ट और करते आप हैं. इस इनफैक्ट जी। आज जब जब एक आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, बिल्कुल। वोकल फॉर लोकल की बात होती है, तो जब एक देश के प्रधानमंत्री किसी मंच पे आके उसके बारे में बताते हैं,
अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है कि और मुझे लगता है कि हमारा भारत काफी ग्रोथ कर भी रहा है। एक और कंज्यूमर जो क्योंकि है, समय की बहुत कमी है आयुषी जी, मैं आपको यहाँ मैं पर बस रोक ये रही हूँ। समय लास्ट की लाइन कंप्लीट करना समय चाहूंगी में कि बंधे हुए हैं हम लोग। जो एक लास्ट जी। कंज्यूमर है उस तक एक आवाज पहुंचती है और उसने प्रीमियम कैटेगरी में एक इंडियन ब्रांड को चुना है और उस बिल्कुल। पे भरोसा करना सीखा है. दैट इज समथिंग अप्रिशिएबल फ्रॉम ऑल द बिल्कुल, मैं शुभकामनाएं देती हूँ आपको और आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने जो कंपनीज है, आपके सेक्टर्स है, उसके बारे में बताया और किस तरह से जो युवा है वो एंटरप्रेन्योर में या फिर आपके क्षेत्र में अपनी भागीदारी दें। आप भारत के जो 2047 का जो विजन है उसमें आपकी कंपनी का 100% जो है वो योगदान हो। मैं ऐसी उम्मीद आपसे करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े।